बहुत इजी चैप्टर हमारा ये चल रहा है और ये जो चैप्टर है इसमें कल हमने बहुत डिटेल में देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। उसके बाद अब इसमें देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी हुई है। स्पीशीज़ को कोई भी ऐसा ग्रुप होता है जिसके ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड कर सकते हो फ्रीली। इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स मतलब ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हो, रिप्रोडक्शन बैरियर ना हो, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, इंटरब्रीड फ्रीली और अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्पीशीज़ जो है उसकी एक डेफिनेशन तो यही है, यही डेफिनेशन आपने जो है वो 9th में पढ़ी है, यही डेफिनेशन जो है वो आप अब यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं कि स्पीशीज ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। मतलब अगर उनको मजबूर किया जाए, देखें बात ये होती है कि एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है 10th में, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ये है कि दो ऑर्गेनिज्म को ऐसे माहौल में रखा जाए कि वो बेशक दूसरी स्पीशीज़ के हों लेकिन वो ब्रीड कर लें, ठीक है। जैसे हॉर्स और डोंकी, ठीक है, हॉर्स और डोंकी, इनके क्रॉस से म्यूल क्रिएट होता है ना। तो ये जो हॉर्स और डोंकी हैं इनसे म्यूल क्रिएट होता है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। मतलब आप उनको जो है वो एक ऐसे माहौल में रखें कि वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर लें, वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, बड़े गौर से इस डेफिनेशन को देखें, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। मतलब नेचुरली ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। नेचुरली कभी भी घोड़ी जो है वो गधे के साथ ब्रीड नहीं करेगी, ये नेचर की बात हो रही है। लेकिन अगर आप इनको ब्रीड करवाते हैं देन यू कैन गेट द म्यूल, तो वो आर्टिफिशियल में आ जाता है। सो जो स्पीशीज होती है उसके शुरू में ही क्या वर्ड मेंशन है, और ये यहाँ गौर करें, स्पीशीज के शुरू में ही मेंशन है नेचुरल पॉपुलेशन, यानी ये पॉपुलेशन नेचुरल हो, आर्टिफिशियल ना हो। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से तो हमने ब्रॉयलर भी क्रिएट कर लिया, ब्रॉयलर दो डिफरेंट स्पीशीज का ब्रीड है, ठीक है। तो अगर हमने ब्रॉयलर क्रिएट कर लिया तो इसका क्या मतलब है, हमने जो है वो स्पीशीज के अगेंस्ट चले गए? नहीं, स्पीशीज की डेफिनेशन ही यही है कि वो एक नेचुरल ग्रुप है और नेचर में वो किसी दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप फोर्स करें कि वो दूसरी स्पीशीज के साथ ब्रीड करे। जैसे आप लोग जो है वो ये बात जानते हैं, बहुत से जो है वो एक होता है लाइगर, लायन और टाइगर का जो है वो एक इंटरब्रीड है, ब्रीड है, जो कि जाहिर सी बात है कि लायन और टाइगर के ब्रीड करने से बनती है, लाइगर है। फिर इसी तरीके से जोंकी है, जेब्रा और डोंकी की, ठीक है। फिर म्यूल है, ये आप लिख सकते हैं नेट पे, आपको मिल जाएंगे, म्यूल है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रॉयलर है, जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ का नेचुरल, जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ का आर्टिफिशियल ब्रीड है। जस्ट लाइक डॉग में जर्मन शेफर्ड, ये जो है ये ब्रीड है। और आप यकीन करें कि जर्मन शेफर्ड हो गया, बुलडॉग हो गया, इवन रॉटवाइलर हो गया, और ये जो होता है कौन सा बड़ा खूबसूरत डॉग होता है यार, क्या नाम होता है उसका, लेब्राडोर, लेब्राडोर, ये सारे लेब्राडोर जो है ये भी ब्रीड है, नॉट ए नेच, इसको आप स्पीशीज नहीं कह सकते। व्हाई नॉट? क्योंकि ये नेचर के उस रूल के तहत नहीं बनी हुई। मतलब ये एनिमल्स हैं, बिल्कुल नेचुरली गुजारा कर रहे हैं, नेचुरली रह रहे हैं, बट दीज आर नॉट स्पीशीज। स्पीशीज वो होता है जो नेचुरल पॉपुलेशन हो और अपने ही तरह के माँ बाप से बनी हुई हो, और वो नेचर में जो एक स्पीशीज का एक फर्द है वो दूसरी स्पीशीज के फर्द से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो। डोंकी और हॉर्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, टाइगर और लायन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, लेकिन अगर इनको करवाया जाए ब्रीड तो ये कर लेते हैं। तो जो ये काम होता है, इस वजह से आप इसको ये नहीं कह सकते कि
यहाँ पर मतलब आप इन ब्रीड को स्पीशीज नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। अब आइए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, वो कहता है कि हाउ एवर, बेटा बैक्टीरिया में क्या होगा, मुझे ये बताइए ज़रा, कि क्या बैक्टीरिया इंटरब्रीड करते हैं? बैक्टीरिया में कैसे होती है रिप्रोडक्शन? आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया में होती है बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन होती है। इंटरब्रीडिंग का एक एक तरीका होता है बैक्टीरिया में, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। और लेकिन बैक्टीरिया में मेल फीमेल नहीं होते। तो कहने से क्या मुराद है कि अगर आप इंटरब्रीडिंग को शर्त रखेंगे ना, अगर आप इंटरब्रीडिंग को शर्त रखते हैं तो बैक्टीरिया स्पीशीज नहीं कहला सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इंटरब्रीडिंग को शर्त रखते हैं कि दो एक जैसे ऑर्गेनिज्म ही ब्रीड करेंगे, तो आप बैक्टीरिया को स्पीशीज नहीं कह सकते। ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, interbreeding cannot be used as a criterion for species recognition among predominantly asexually reproducing organism। asexually reproducing organism में, यानी जो बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें तो इंटरब्रीडिंग होती नहीं है। अब बाइनरी फिशन में तो कोई इंटरब्रीडिंग नहीं है ना, बाइनरी फिशन में तो एक बैक्टीरिया था, वो दो में डिवाइड हो गया। अब उसमें तो इंटरब्रीडिंग नहीं है, दो मदर फादर जो है उनमें ब्रीड नहीं हुई, ठीक है। तो अब उसको आप स्पीशीज, अगर आपने इंटरब्रीडिंग को स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रख दिया, तो फिर बैक्टीरिया के तो कोई स्पीशीज कहला ही नहीं सकती, क्योंकि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता ही बाइनरी फिशन के जरिए। बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता ही बाइनरी फिशन के जरिए, और कोई तरीका नहीं है बैक्टीरिया के पास अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का सिवाय बाइनरी फिशन के। अब बाइनरी फिशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या उसने इंटरब्रीडिंग नहीं की तो बैक्टीरिया स्पीशीज नहीं है? ये गलत बात है। लिहाजा आप इंटरब्रीडिंग को क्राइटेरिया नहीं कह सकते कि इंटरब्रीडिंग होना लाजमी है। इंटरब्रीडिंग होना लाजमी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 1 से 2 में डिवाइड होता है बाइनरी फिशन के जरिए, वो इंटरब्रीड नहीं कर रहा, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो ये भी स्पीशीज, ये भी होगा, स्पीशीज ये भी होगा, ठीक है। तो आप इंटरब्रीडिंग को शर्त नहीं रख सकते। लेकिन बाकी डेफिनेशन जो है वो ठीक है, मतलब स्पीशीज की डेफिनेशन एक्चुअली है यही, स्पीशीज की डेफिनेशन चेंज इस क्राइटेरिया पे नहीं होगी। अच्छा, यहाँ तक तो आ गया स्पीशीज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाइए बेटा, ये आपको जो है वो एमसीक्यूज में अक्सर औकात इसमें से आ जाता है, ये जो आपको जी, मेज, कॉर्न, भुट्टा, सिट्टा, आप इसको जो है वो उर्दू पंजाबी में इसको कभी आप भुट्टा कह देते हैं, कभी आप इसको जो है वो सिट्टा कह देते हैं। तो ये कॉर्न या जी मेज है, ठीक है। और छल्ली, ठीक है, छल्ली, तो ये उसकी क्लासिफिकेशन है। इसमें जो है वो ये आपके सामने ये जितना भी है ये उसकी क्लासिफिकेशन है, और इसके बारे में ना एमसीक्यू आ जाता है इसमें से, इस वाले डब्बे में से आपको एमसीक्यू आ जाया करता है। फर्ज करें ऊपर लिखा होता है पोएल्स, अब वो पूछेगा पोएल्स क्या है, वो किंगडम है, वो स्पीशीज है, वो फैमिली है, कि वो ऑर्डर है। तो ऑब्वियसली ऑर्डर के आगे लिखा हुआ है पोएल्स, तो वो ऑर्डर है। तो ये अक्सर एमसीक्यू जो है ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इस वाले डब्बे में से एमसीक्यू जो है वो पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। सो ये तो हो गया टोटल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, और उसके अलावा मज़ीद चंद बातें। अब आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जिसका आगाज़ बहुत पहले हुआ था, और इसको शुरू करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कार्लोस लिनियस था। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है नोमन मतलब नेमिंग, और क्लेचर सिस्टम, नेमिंग सिस्टम। ये कार्लोस लिनियस, या इसका असल नाम था कार्ल वॉन लीन, ये इसका असल नाम था, जिसको हमने इंग्लिश में कार्लोस लिनियस कह दिया। जैसे सिकंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर। दाऊद को कह देते हैं इंग्लिश में डेविड,
हमने सारे नाम इंग्लिश में बिगड़े हुए हैं। फिर वो इब्नुल हैसम है, एक और नाम होता है ये आपका जो बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था, पेन में नहीं आ रहा, ये मेडिकल का साइंटिस्ट था, जहावी था, हाँ जहावी था एक साइंटिस्ट, उसका नाम भी जो है वो अरेबिक नेम था, तो वो बिगड़ा हुआ है उसमें ना, जहरावी, वो उसका नाम जो है वो डिफरेंट अंदाज में उसका इंग्लिश में उसका, इसी तरीके से असल नाम इसका कुछ और था, इंग्लिश में आकर उसका जो है उसमें बिगाड़ पैदा हो गया। तो उसने ये सिस्टम स्टार्ट किया था नॉमेनक्लेचर का, नेमिंग सिस्टम। उसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो आप देखिए कि इस सिस्टम की वजह क्या थी, यार पहले इसकी रियलिटी हम देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर जो है ये चीज़ क्या है? नॉमेनक्लेचर जो है ये एक ऐसा सिस्टम है, एक्सक्लूसिव नेम फॉर ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिव नेम्स फॉर ऑर्गेनिज्म। मसला ये होता है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को छोड़ दें, आप एक शहर से दूसरे शहर जाए ना, तो आपको नेम्स डिफरेंट मिलते हैं। आप इवन अपनी सब्जियों का नाम देख लेना, भिंडी, लौकी, ठीक है, इसी तरीके से कद्दू और घिया, इसी तरीके से कई तरह के जो हैं वो नाम होते हैं, प्रोनाउंसिएशंस चेंज हो जाती हैं, इवन प्रोनाउंसिएशन से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो जब आप ये देखते हैं, इसी तरीके से एक परिंदे का नाम एक जगह एक तरह का है और दूसरी जगह अगर आप जाते हैं तो वो परिंदे का नाम चेंज हो जाता है। इवन आपके जो होते हैं औजार, बहुत से औजार ऐसे होते हैं जो कि आप अगर जाए ना मार्केट में जाए तो वो उनको कुछ और कह रहे होते हैं, आपने घर में कुछ और सुना होता है, उर्दू में कुछ और है, पंजाबी में कुछ और है, पश्तो में कुछ और है। तो इससे क्या नतीजा निकला कि आप किसी भी मुल्क के या किसी भी लैंग्वेज के नेम एनिमल्स को नहीं दे सकते। देखिए, अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है ना, इफ वी नीड टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स, अगर हमें एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना है प्रॉपरली, तो फिर क्या होगा? अगर हमने एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना है तो वी कैनॉट डिपेंड ऑन अ सर्टन लैंग्वेज। बेटा ये बात गौर से सुनिएगा ज़रा, वी कैनॉट डिपेंड ऑन सर्टन लैंग्वेज। क्या वजह है? देखें, अगर आप जो है वो किसी एक एनिमल को किसी एक लैंग्वेज की बुनियाद पर बुलाते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी एक ऑर्गेनिज्म है लायन, अब ज़रा शुरू हो जाएं इसके नाम, इसके नाम आप शुरू हो जाएं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसके नाम चेंज होते हैं। ये नाम जब चेंज होते चले जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आप किसी एक लैंग्वेज का नाम किसी ऑर्गेनिज्म को दे ही नहीं सकते। मैंने यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, गौर करें, इस सेंटेंस पे दोबारा गौर करें। मैंने सेंटेंस लिखा है वी कैन नॉट डिपेंड, सॉरी मैंने यहाँ डिपेंड लिखना था, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अ सर्टन लैंग्वेज इफ वी नीड टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अ सर्टन लैंग्वेज। हम किसी एक खास लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं कर सकते। क्यों? अब देखिए, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को मैंने नाम लिखा है लायन। लायन को अरबी में कहते हैं असद, उर्दू में कहते हैं शेर, और लायन का अरबी में गालिबन जो है वो हैदर भी होता है शायद। फिर इसी तरीके से आप फारसी में जो है वो लायन का एक ख़ास जो है वो नाम यूज़ होता है। अब ये जो तमाम, ये आपके सामने मैंने 3 लैंग्वेजेस में नाम लिखे हैं, ये भी सिर्फ 3 लैंग्वेजेस हैं, ठीक। अब ये सिर्फ 3 लैंग्वेजेस में नेम्स हैं, आप इनमें से किस लैंग्वेज पे डिपेंड करेंगे? आप कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, भाई एक जगह पर आप जाते हैं, आप कहते हैं कि जी हमने लायन पे वर्किंग की है। अब वो लायन आपकी ज़बान में लायन है, हर लैंग्वेज तो इंटरनेशनल नहीं है ना। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज सही, लेकिन हर लैंग्वेज तो इंटरनेशनल नहीं है। एक बंदा आता है वो कहता है जी असद, असद बैठा हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है असद, उसके ऊपर जो है वो हमने वर्किंग की है, ठीक है।
अब वो जो वर्किंग है वो ना, वर्किंग तो आपकी ठीक है, आपको पता लग गई कि ये है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज पे डिपेंड करने चले जाएंगे तो फिर आप उस ऑर्गेनिज्म को लोगों के सामने नहीं ला सकते ना। आपने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा बेहतरीन जबरदस्त रिसर्च की, और आपने जो है वो उसको छाप दिया इंग्लिश अखबार में। अव्वल तो आपकी जबान नहीं पहचानी जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप उसको वो नेम दें जो आपकी लैंग्वेज में उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। अब आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज में जो उस ऑर्गेनिज्म का नेम है वो दूसरे ममालिक में बैठे हुए लोग नहीं पहचानेंगे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? आप कॉमन, मैं फिर अपना सेंटेंस जो है वो यहां पर अब रिपीट करता हूं। इफ वी नीड टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अ सर्टन लैंग्वेज। किसी एक खास लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन। लैंग्वेजेस चेंज होती हैं। हमारे पाकिस्तान में जो है वो कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये तो बड़ा काम खराब है कि अगर आपने एक चीज पर वर्किंग की और उस चीज को उस नाम से उस रीजन के लोग नहीं पहचानते, आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, तो इसका मतलब है आपकी तो वर्किंग गई भाड़ में। ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप देखें, यहां रीजन नहीं, सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे व्हाट वाज द नीड। ठीक है, नीड ये थी कि एक एक्सक्लूसिव लैंग्वेज तैयार की जाए, एक्सक्लूसिव लैंग्वेज टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स। एक ऐसी एक्सक्लूसिव लैंग्वेज जो है वो तैयार की जाए जो लैंग्वेज ऑर्गेनिज्म को पहचानने में कारगर हो। मतलब ये हुआ कि अगर आप उस लैंग्वेज में कोई भी नाम लेंगे, अगर उस लैंग्वेज में आप कोई भी नाम लेंगे तो वो लोगों को पता लग जाना चाहिए कि ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। अब अगर आपने, अब देखें इसका ओरिजिन, हाँ यहां से अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो नॉमेनक्लेचर है इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन लैटिन एंड ग्रीक है। क्या वजह है कि जब ये स्टार्ट हो रहा था नॉलेज, साइंस का नॉलेज, तो उस वक्त सबसे ज्यादा ये दो ममालिक थे जिनमें जो है वो ये दो जबानें और ये दो ममालिक थे जिनमें सबसे ज्यादा नॉलेज मौजूद था, जिसकी वजह से ये जो नेम्स हैं ये लैटिन, इनका ओरिजिन लैटिन और ग्रीक होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने, अब आइए हम इस बात को मुख्तसरन डिस्कस करते हैं। इस वक्त नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं, और ये नॉमेनक्लेचर बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है कि हमें ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम रीजनल लैंग्वेजेस पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक रीजन की लैंग्वेज दूसरे लोग नहीं जानते। आप अगर उस ऑर्गेनिज्म को अपने रीजन की लैंग्वेज से नाम देंगे तो फिर नहीं पता लगेगा कि ये ऑर्गेनिज्म किसकी बात हो रही है। लिहाजा एक एक्सक्लूसिव लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़ी जो एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए हो। उसके लिए चंद एक रूल्स डिराइव किए गए। अब आइए उन रूल्स पे। सबसे पहले और सबसे कॉमन रूल क्या था, जरा गौर कीजिएगा बेटा। सबसे पहला और सबसे कॉमन रूल ये था कि एक नेम होगा जिसको हम कहते हैं सर नेम। एक नेम होगा जिसको हम कहते हैं सर नेम, वो पहले लिखा जाएगा, और दूसरा नेम होगा फर्स्ट नेम, वो बाद में लिखा जाएगा। आप लोगों ने जो है वो अक्सर देखा होगा कि, या आपने देखा हो या ना देखा हो, एक एक साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना साइंस का रूल बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त रूल है। इसके जरिए आप समझ जाएंगे कि सर नेम पहले क्यों आएगा और फर्स्ट नेम बाद में क्यों आएगा। जब हम किसी भी साइंटिस्ट की पब्लिकेशन देखते हैं ना, किसी भी साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर देखते हैं, तो फर्ज करें उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रेगर मेंडल। ठीक है, मैं लिखता हूं ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, अब मेंडल जो है वो उसका सर नेम है, उसका फर्स्ट नेम है ग्रेगर। तो अब क्या होगा, मैं उसका नाम लिखूंगा मेंडल जी डॉट। याद रखिए साइंस में क्या वो नॉन ह्यूमन एनिमल हो, क्या वो ह्यूमन हो, हमेशा सर नेम पहले लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको जो है वो यहाँ पर, ये एक साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे बैठा हुआ कासिम बुखारी। ठीक है, इसका जो है वो मैं आपको नाम लिखकर दिखाता हूँ। अगर एक पब्लिकेशन है वो लिखी है कासिम बुखारी ने। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, आप सब पहले ले आएंगे बुखारी,
और उसके बाद आप लिखेंगे क्यू डॉट। हालांकि कासिम इसका फर्स्ट नेम था, लेकिन साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं साइंटिफिक पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं नॉमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ उसके साइंटिफिक पब्लिकेशन में नेम कैसे पब्लिश किए जाते हैं। साइंटिस्ट को पहचानने के लिए आप उनको उनके सर नेम से जो है वो पहचानते हैं, ठीक है। तो साइंस में सर नेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा। अब आइए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर नेम कौन सा होता है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर नेम होता है जीनस नेम, और फर्स्ट नेम उसका नेम होता है स्पीशीज नेम। सर नेम और फर्स्ट नेम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जीनस, ह्यूमन की जीनस क्या है? होमो। उसकी स्पीशीज क्या है? सेपियंस। अब आप कह सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सेपियंस, ओके कोई बात नहीं। सेपियन जब आपने नाम ले दिया, इसका मतलब है कोई दूसरी बात नहीं आएगी। आपने होमो नहीं भी कहा ना, आपने सेपियन कह दिया, ओके फाइन, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका आप फर्स्ट नेम भी ले देंगे, लेकिन लिखने में आपको उसका सर नेम मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे अब एक दफा जो है वो एक लंबी सारी कतार लगाते हैं साइंटिफिक नेम की। फॉर एग्जांपल, एक एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट, उसका नाम है एलिफास मैक्सिमस, किसी रोमन हीरो का नाम लग रहा है, ठीक है। अब एलिफास मैक्सिमस में उसका जो मैक्सिमस है वो उसका स्पीशीज नेम है, ठीक है। फिर एक और है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ये भी एलिफेंट है, ठीक है, ये भी एलिफेंट की एक स्पीशीज है। अब ये जो अफ्रीकाना है ये उसका स्पीशीज नेम है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए फेलिस लियो, ये लायन का नेम है, ठीक है। फेलिस, अच्छा ये अब आप देख लें, मैं अब आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। फेलिस जो है वो दो ऑर्गेनिज्म का सेम सर नेम है, लेकिन अगर मैं यहां लिख देता हूं टाइग्रिस, इसका क्या मतलब है? ये बात हो रही है टाइगर की, फेलिस टाइग्रिस। फेलिस लियो लायन का नेम है, फेलिस टाइग्रिस, अब इनका सर नेम सेम है। मतलब हम कहते हैं ना कि ए राजपूत फैमिली है ते ए अराइयां दी फैमिली है ते ए जनाब फलावां दी फैमिली है, ए शावां दी फैमिली है, ठीक है। तो ये फैमिली जो है ये फेलिस फैमिली है, सर नेम फैमिली फेलिस है, लेकिन वो जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को दो नेम्स और बताता हूँ जिनका सर नेम यानी जीनस नेम सेम है। एक है कैनिस फेमिलियरिस, ये बताता हूँ किस ऑर्गेनिज्म का नाम है, और दूसरा है कैनिस ल्यूपिस। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं ये ल्यूपिस किसके नेम में आना चाहिए? नहीं, वुल्फ, ये वुल्फ है, ठीक है। कैनिस ल्यूपिस वुल्फ है और कैनिस फेमिलियरिस डॉग है। अब देख लीजिए इनके सर्फ जो नेम है, जीनस नेम है, वो सेम है। इसी तरीके से आप आ जाइए, ये जो भैंसे होती हैं इनका नाम होता है ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। सर नेम और स्पीशीज नेम में थोड़ा सा फर्क है, बट स्टिल जीनस नेम और स्पीशीज नेम में जो है वो थोड़ा सा फर्क है, बट स्टिल जो है वो काफी हद तक सिमिलर है। तो आप लोगों को यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो नॉमेनक्लेचर है वो ऑर्गेनिज्म का किस वजह से हुआ, और ऑर्गेनिज्म के दो नेम बनाए गए, ठीक है। अब सबसे पहले तो नेमिंग सिस्टम बनाया गया ना, सबसे पहले तो नेमिंग सिस्टम बनाया गया ना, जिसको आपने नॉमेनक्लेचर कहा। लेकिन उसके बाद मजीद रिफाइन करने के लिए हमने उसको किसमें चेंज कर दिया? हमने चेंज कर दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। तो बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल है कि दो नेम्स, बाय मीन टू और नॉमियल मीन्स नेम्स। अब आपने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को एक तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम, नेमिंग सिस्टम के तहत एक तो आपने ऑर्गेनिज्म को नेम्स देना शुरू कर दिए, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब उस नेमिंग सिस्टम का बेसिक रूल क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म के कम से कम दो नेम्स होंगे, एक उसका सर नेम यानी जीनस नेम और एक उसका फर्स्ट नेम यानी उसका स्पीशीज नेम, ठीक है। सो ये एक लंबी सारी जो है लिस्ट आपके सामने मैंने रख दी। अच्छा, आपको पता है कि ये आगाज कहां से हुआ था? ये जो कार्लोस लिनियस है ना, ये बॉटनिस्ट था। तो इसने असल में अपनी आसानी के लिए ये काम स्टार्ट किया था उसने, किसके लिए?
प्लांट्स के लिए। उसने ये जो स्पेसिफिक नेमिंग का काम स्टार्ट किया था उसने प्लांट्स के लिए किया था, बट वो होते होते एनिमल्स में चेंज हो गया। ठीक है, एनिमल्स में चेंज नहीं हो गया बल्कि एनिमल्स के लिए भी वो सिस्टम जो है वो हमने बना लिया। जैसे अब आप लोगों के बुक में जो है वो इन्होंने कुछ नेम्स दिए हुए हैं, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आप लोगों के बुक में इन्होंने दिया हुआ है प्याज का नाम, प्याज है एलियम सीपा। एलियम उसका जीनस नेम है और सीपा जो है वो उसका स्पीशीज नेम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ इन्होंने इसका नाम दिया हुआ है कैसिया फिस्ट्यूला, इन्होंने नाम दिया हुआ है इसका, अमलतास एक पौधा होता है उसका। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन का नाम भी दिया हुआ, वो आपने याद रखना है। रोज का नाम इन्होंने दिया हुआ है, रोज का नाम होता है रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। ठीक है, इसी तरीके से पोटैटो और टोमेटो वगैरह के नेम्स भी दिए हुए हैं, वो अभी हम निकालते हैं इसमें से ना। मैं लोगों को इसके बाद बताता हूँ कि इनकी अहमियत क्या है। पोटैटो का इन्होंने यहाँ पर नाम इन्होंने दिया हुआ है पोटैटो का, और हाँ बैंगन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। एक है पोटैटो का नेम, पोटैटो का नेम है सोलेनम ट्यूबेरोजम। अब ये सोलेनम ट्यूबेरोजम जो है, इसमें ट्यूबर इस बात को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ा है कि ट्यूबर जो है वो आलू होता है, ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने पढ़ा हुआ है सोलेनम ट्यूबेरोजम। अब यहाँ पे मुझसे एक ब्लंडर हुआ है, जो अगर मैं किसी रिसर्च पेपर में करता तो मेरा रिसर्च पेपर दीवार पे मार दिया जाता, और वो ये है कि मैंने स्पीशीज नेम जो है वो बड़ा लिख दिया। ये आपने एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ इन्होंने ये किसका नाम है मैंने आपको बताया, ये है पोटैटो का नाम। अब इन्होंने ब्रिंजल का नाम लिखा हुआ है, ब्रिंजल का इन्होंने नाम लिखा हुआ है, ब्रिंजल जो हम बैंगन कहते हैं जिसको अपने जबान में, उसका नाम लिखा हुआ है सोलेनम मिलैंगिना। फिर वही गलती, ठीक है। अब इसमें दोनों के जीनस नेम सेम है। आपको पता है कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब नॉमनक्लेचर बनेगा, नॉमनक्लेचर बनेगा जब, और क्लासिफिकेशन में हम दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक ये कि उनके उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किस लिहाज से, नंबर 1। नंबर 2, हम ये ध्यान रखते हैं कि उन ऑर्गेनिज्म को ऐसे ग्रुप में रखा जाए जिनमें वो एवोल्यूशनरी भी रिलेटेड हो एक दूसरे से। अब यहाँ पर वो आपके बुक में बात करता है कि सोलेनम ट्यूबेरोजम और सोलेनम मिलैंजिना, ये जो दो नेम्स आपके बुक में गिवन है, इनमें जीनस नेम सोलेनम सेम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके एंसेस्टर सेम थे, इनके एंसेस्टर बहुत क्लोज हैं। उनका किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस नेम सेम होने का मतलब यह है कि उनके जो सर नेम है वो क्लोज क्यों है। किसी का भी सर नेम क्लोज होने का मतलब यह है कि उनका एंसेस्टर बहुत क्लोज है। समझ आ रही बात? किसी का भी सर नेम क्लोज होने का, सर नेम यानी जीनस नेम सेम होने, स्पीशीज नेम तो सेम हो ही नहीं सकता ना, स्पीशीज नेम तो सवाल नहीं पैदा होता कि सेम हो, लेकिन जीनस नेम सेम होने का मतलब यह है कि उनके एंसेस्टर बहुत क्लोज है। एक और ऑर्गेनिज्म का मैं आपको नाम लिखकर बताता हूं जो कि इसी ग्रुप से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है, और वो है सोलेनम नाइग्रम। पता है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये भंग है, ये भंग है। अब इसका भी सर नेम यानी जीनस नेम सोलेनम है। तो बात को सम करते हैं, मुख्तसरन क्या है कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो एवोल्यूशनरी रिलेटेड हो, नंबर 1। नंबर 2, वो ऑर्गेनिज्म उसका जीनस नेम सेम हो, तो फिर इसका क्या मतलब है कि उनके एंसेस्टर बहुत क्लोज हैं, मतलब उनका जो ओरिजिन है वो बहुत करीब करीब। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो अब यहां पर जो है ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है एवरी स्पीशीज हैज ओनली वन साइंटिफिक नेम, पूरी दुनिया में उसका एक ही नाम यूज होगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, ये इन्होंने जो है वो बात की है कि हम इस पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करते रहते हैं। कैसे मॉडिफाई कर, नॉमेनक्लेचर की बुनियाद पर हम इन सिस्टम को मॉडिफाई करते रहते हैं। जैसे हम मॉडिफाई करते हैं सेल की बेस पे, फिजियोलॉजी की बेस पे, जेनेटिक्स की बेस पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस पे हम इन तमाम सिस्टम्स को मॉडिफाई करते रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, या चलें छोड़ें, वो आपके जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं। जी बेटा, कोई सवाल?
कोई क्वेश्चन नहीं।